हमारी आज की कहानी है गर्भवती सासू माँ। अशोक जी अपनी पत्नी यशोदा जी के साथ बालकोनी में बैठे हुए मीठी मीठी सी बातें कर रही थी। देखो यशोदा, परसों हमारी शादी की सालगिरह है और हम उसी दिन अपने बेटे और बहू को बता देंगे कि तुम फिर से। बालकोनी के बाहर खड़ा हुआ राहुल अपनी माँ बाबूजी की बातें सुन लेता है और गुस्से में तमतमाता हुआ कहता है, माँ, हद हो गई है। इस उम्र में यही कारनामा करना बाकी रह गया था। अरे, जिस उम्र में आपको भजन कीर्तन करना चाहिए था, उस उम्र में आप ये गुल खिला रही हैं। शर्म नाम की कोई चीज़ बची भी है या नहीं? अब मैं अपना चेहरा बाहर कैसे दिखाऊंगा? हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे? मेरे ऑफिस के दोस्त क्या सोचेंगे? मेरे ससुराल वालों के आगे भी आपने मुझे मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। एक पल में ही हमारी इज्जत का कचरा कर दिया। दिल में नफरत और चेहरे पर गुस्सा लिए राहुल जोर जोर से चिल्ला रहा था। चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं आखिर माजरा क्या है। आखिर ऐसा क्या हो गया कि राहुल इतना भड़क रहा था। दरअसल अशोक जी और यशोदा जी, जो कि राहुल के माता पिता हैं, उनका एक और बच्चा अब इस दुनिया में आने वाला है। और इसी बात को सुनने के बाद से ही राहुल का गुस्सा सातवें आसमान पर है। राहुल और पूजा की शादी को अभी 2 महीने ही हुए थे। जब राहुल ने अपनी पत्नी पूजा को ये खबर दी तो क्रोध के कारण राहुल का शरीर कांप रहा था। लेकिन पूजा की समझ में ये नहीं आ रहा था कि इसमें नाराज होने वाली क्या बात है। पर अपने पति के गुस्से के सामने वह कुछ बोल न सकी। पूजा चुपचाप राहुल की बातें सुनती जा रही थी, परंतु उसके मन में एक ही प्रश्न चल रहा था कि इन सब बातों से समाज में उनकी इज्जत खत्म कैसे हो जाएगी। पूजा का पति राहुल अभी मात्र 22 वर्ष का है। उससे छोटी पूजा की ननंद साक्षी है। पूजा के सास ससुर की शादी बहुत ही कम उम्र में हो गई थी और उसकी सास की उम्र भी ज़्यादा नहीं थी। पूजा अब तक ये समझने में असमर्थ थी कि उसका पति किस बात को लेकर इतना नाराज है। अपनी सास के साथ उसे पूरी सहानुभूति थी। वह उनसे पूछना चाहती थी, क्या उनका कुछ खाने का दिल है? क्योंकि जब से वह इस घर में ब्याह कर आई थी, उसकी सासू माँ ने उसे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह रखा था। उसकी पसंद, उसकी नापसंद का पूरा ख्याल रखती थी। पूजा भी अपनी सासू माँ को बहुत प्यार करती थी, परंतु आज अपने पति के मुंह से ऐसी बातें सुनकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। शाम को पूजा के ससुर अशोक जी ने जब उन सभी को इस बारे में बात करने के लिए हॉल में बुलाया तो कोई भी उनकी बात सुनने के लिए अपने कमरे से बाहर नहीं आया। अशोक जी सरकारी बैंक में मैनेजर की पद पर कार्यरत हैं। अक्सर ऐसा हुआ करता था कि जब भी वह अपने बच्चों को बुलाते थे तो वह डर के कारण जल्दबाजी में तुरंत उनके सामने खड़े हो जाते थे, क्योंकि वह थोड़ा सा डांट डपट करके बात करते थे। लेकिन वे दिल के बेहद नरम हैं। वह एक बेहद प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं। पूजा के आने के बाद उनका उसके साथ इतना लगाव हो गया था कि अब तो उन्हें सुबह की चाय भी उसके बिना अच्छी नहीं लगती थी। वे उसे हमेशा बेटी की तरह प्यार करते थे। आज अशोक जी के बुलाने पर भी राहुल और साक्षी दोनों में से कोई नहीं आया तो पूजा खुद ही खुद को दोषी समझा महसूस कर रही थी कि बाबूजी और माँ बात करने के लिए बैठे हैं, लेकिन उनके बच्चे बुलाने के बावजूद भी उनकी बात तक सुनने नहीं आ रहे हैं। आम दिनों में तो पूजा अपनी माँ और नंद साक्षी के साथ मिलकर नाश्ता बनाया करती थी और राहुल के ऑफिस से लौटने के बाद सभी लोग हॉल में बैठकर खाना खाते और बातें करती थी। लेकिन आज सब कुछ बेकाबू था। स्थिति को संभालने के उद्देश्य से जब पूजा अपने पति के पास गई और कहने लगी, सुनिए, बाबूजी ने आपको बुलाया था, क्या आप भूल गए हैं? पूजा की बात सुनकर राहुल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और तमतमाते हुए बोला, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है और तुम मेरी पत्नी हो। मैं जो कहूँगा तुम वही करोगी। तुम्हें बहुत ज़्यादा दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है। पूजा राहुल की बात सुनकर हैरान थी
कि यदि राहुल की पत्नी हूँ तो सास ससुर की तरफ से क्यों नहीं बोल सकती हूँ, परंतु अभी वह घर में नई नई आई थी इसलिए चुपचाप बैठ गई। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और पूजा के ससुर अशोक जी की आवाज़ आई, बेटा राहुल। परंतु राहुल ने कोई जवाब नहीं दिया, वह यूट्यूब देखने में व्यस्त था। पूजा ने दरवाज़ा खोला और उन्हें अंदर आने को कहा तो अशोक जी बोले, बेटी नहीं, अभी नहीं, मैं और तुम्हारी माँ तुम लोगों से कुछ बात करना चाहते हैं, हॉल में आ जाओ। ऐसा कहकर वह चले गए। साक्षी को छोड़कर बाकी सब लोग हॉल में पहुंच चुके थे। पूजा ने उसे कई बार बुलाने की कोशिश की परंतु उसने दरवाज़ा नहीं खोला और केवल इतना कहा कि प्लीज़ मुझे परेशान मत करो, मैं अकेले रहना चाहती हूँ। हॉल में अशोक जी अपनी पत्नी के साथ सर झुकाए बैठे थे। सामने राहुल बैठा था और पूजा उसके पास जाकर खड़ी हो गई। सासू माँ का चेहरा देखा तो उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। एक दिन में ही उनका चेहरा काफ़ी मुरझा गया था, आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे। शायद बहुत रोई थी वो। आज वह पूरा दिन कमरे से बाहर भी नहीं निकली थी। उनकी हालत देखकर पूजा को भी रोना आ रहा था। तभी राहुल ने कठोर स्वर में कहा, क्या कहना था आपको, जल्दी कहिए, मुझे काम है। राहुल ने कभी आज तक अपने पिताजी से इस लहजे में बात नहीं की थी। अशोक जी ने खुद को संभालते हुए धीरे से कहा, तुम लोग तो सब कुछ जानते ही हो। राहुल गुस्से में बोला, जी हाँ जानते हैं, तो अब तुम्हें इस बारे में क्या कहना है? हम आपको क्या कह सकते हैं पिताजी, आपने कुछ कहने लायक छोड़ा ही कहाँ। मुझे तो समझ नहीं आता कि अब हम लोगों के सामने किस मुंह से जाएंगे। आप लोगों ने तो हमें कहीं जाने लायक नहीं छोड़ा। आपने पति की बात सुनकर पूजा कभी उसकी ओर देखती तो कभी अपनी सास ससुर की ओर, मानो उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। तभी अशोक जी बोले, क्या हमारे कारण तुम लोगों को बाहर निकलने में शर्म आ रही है? तभी राहुल ऊंचे स्वर में कहना शुरू करा, और नहीं तो क्या, मेरे अपने मित्र हैं, साक्षी की अपनी सहेलियां हैं, पूजा के मायके वाले हैं, वह सब लोग क्या सोचेंगे? यह सोच सोचकर ही मेरा सर शर्म के कारण झुका जा रहा है। बेटे को इस तरह बात करते देख यशोदा जी की आंखों से आंसू बहने लगे। पूजा ने उन्हें अपने गले से लगा लिया। उसे बहुत तकलीफ हो रही थी परंतु राहुल बोलता गया, यह सब कारनामे करने के बाद अब आप लोग हॉल में हम सभी को बुलाकर सभा बिठा रहे हैं। लेकिन पिताजी, मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि अब मेरा आप लोगों से कोई लेना देना नहीं है। अब मैं केवल अपने तरीके से जीऊँगा और आप अपने तरीके से। साक्षी क्या करेगी वह खुद जाने। अशोक जी की आंखें क्रोध से लाल हो गई और उधर यशोदा जी की आंखों से आंसुओं की धारा रुक ही नहीं रही थी। तभी अशोक जी बोले, मतलब यह कि तुम घर की रसोई बांटना चाहते हो? राहुल सोफे से उठ खड़ा हुआ और बोला, मुझे इन औरतों वाली बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है, परंतु मैं आपके साथ अब कोई रिश्ता रखना नहीं चाहता, ना ही आपके साथ रहना चाहता हूँ। तभी अशोक जी ने अपने आंसू पहुँचते हुए कहा, तो ठीक है बेटा, यदि तुम हमारे साथ नहीं रहना चाहते तो मैं और तुम्हारी माँ अपने गांव वाले मकान में चले जाते हैं। जी नहीं, इतना एहसान करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पहले ही आप लोग बहुत जग हंसाई करा चुके हैं। ऐसा कहकर राहुल अपने कमरे में वापस चला गया। उधर हॉल में बैठे दोनों माता पिता अपने बच्चों का व्यवहार देखे हुए अपराध बोध से ग्रस्त हुए जा रहे थे। इसके बाद कई दिन बीत गए परंतु घर में अब पहले जैसी रौनक नहीं रही थी। राहुल और साक्षी दोनों भाई बहन अपने माता पिता से बात तक नहीं करते थे, केवल अपने कमरे तक ही सीमित रहा करते थे। यदि किसी कारण से उनका आमना सामना हो भी जाता तो वे दोनों अपने माता पिता को ही गुस्से और नफरत भरी निगाहों से देखते थे। ऐसी स्थिति में यदि कोई उनकी हालत को समझ पा रहा था तो वह केवल उनकी बहू पूजा ही थी, जो उनका ख्याल रखने की पूरी कोशिश करती थी, उनके साथ हाल चाल बांटती, अपनी सासू माँ के पैरों में तेल लगा देती थी। परंतु पूजा ने महसूस किया कि अब उसकी सासू माँ पहले जैसी चुस्त नहीं रही थी। पूजा और अशोक जी उन्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करा करते थे परंतु ज़्यादा सफल नहीं हो पाए। राहुल को यह कतई पसंद नहीं था कि पूजा उसके माता पिता के लिए कुछ करे।
इसलिए उसके रहते हुए वह चाहकर भी उनके पास नहीं जा सकती थी। समय बीतता बीतते 8 महीने निकल चुके थे। एक दिन अचानक यशोदा जी की तबीयत बिगड़ने लगी। पैरों में सूजन आ गई थी, कुछ खा पी भी नहीं रही थी। उल्टियाँ होने के कारण शरीर इतना कमज़ोर हो गया कि चल फिर भी नहीं पा रही थी। अशोक जी को अपनी पत्नी की बहुत चिंता थी, इसलिए वे बिना थके उनकी सेवा में लगे रहते थे। कभी तो अपनी पत्नी के पैर दबाते, तो कभी उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाते। उल्टी हो जाती तो बिना किसी परेशानी के साफ कर देते थे। उनका अपनी पत्नी के प्रति प्यार देखकर पूजा आश्चर्यचकित रह गई। परंतु इतना सब कुछ होने के बावजूद भी राहुल और उसकी बहन साक्षी का दिल बिल्कुल न पसीजा। एक दिन पूजा के पास उसकी माँ का फ़ोन आया और बोली कि कुछ दिनों के लिए दामाद जी के साथ हमारे यहाँ रहने के लिए आ जाओ। पूजा ने बड़ी हैरानी से कहा, यह क्या कह रही हो माँ? अपनी सासू माँ को ऐसी हालत में छोड़कर मैं कैसे आ सकती हूँ? पूजा, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अब तुम अपनी सास की सेवा करोगी और उसके बाद उनका बच्चा पालोगी। तुम्हारा अपनी भी तो परिवार है, उसके बारे में तो सोचो। परंतु माँ, तुमने ही तो मुझे समझाया कि मेरा ससुराल ही अब मेरा परिवार है, तो फिर आज ऐसी बातें क्यों? मुझे केवल इतना मालूम है कि आज मेरी सास को मेरी ज़रूरत है, तो मैं उनके साथ खड़ी रहूँगी। इतना कहकर पूजा ने अपनी माँ की और कोई बात बिना सुने ही फ़ोन रख दिया। अक्सर आस पड़ोस वाले उन लोगों का हंसी मजाक बनाया करते थे। एक दिन बगल वाली आंटी ने पूजा को देखते हुए कहा, एक बात तो बताओ बहू, क्या तुम्हारी सास का पाँव भारी है? तभी पूजा ने अपने आप को शांत करते हुए कहा, सही सुना आपने आंटी जी, लेकिन इस उम्र में यह सब कारनामे? कहते हुए आंटी जी हंसने लगीं। तो पूजा ने उनकी ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, एक बात तो बताइए, इस उम्र में पति का प्यार कितनी पत्नियों को मिलता है? फिर मेरी सासू माँ तो इस मामले में बड़ी ही भाग्यशाली हुई। ऐसा कहते हुए पूजा जाने लगी तो पीछे से आवाज़ आई, लगता है सासू माँ के प्यार का रंग कुछ ज़्यादा ही चढ़ गया है तुम पर। तभी उनके पास खड़ी एक औरत ने भी कहा, यही दिन देखने बाकी रह गए थे। पूजा को उनकी बातें सुनकर गुस्सा आने लगा, परंतु किसी की बात का जवाब ना देते हुए उसने घर के अंदर लौटना ही बेहतर समझा। आज बहुत तेज बरसात हो रही थी, तो पूजा ने सोचा कि इस बरसात में गर्मा गर्म आलू की टिक्की सबको अच्छी लगेंगी। खास तौर पर उसकी सासू माँ और उसके पति राहुल की वे फेवरेट थी। आज पूजा ठान चुकी थी कि वह परिवार के सभी सदस्यों को एक साथ खाने की मेज पर बिठाकर खाना परोसेगी। आज राहुल और साक्षी को भी शक्ति दिखाकर उन्हें अपने माता पिता के पास बिठाएगी। अभी यह सब कुछ सोच ही रही थी कि थोड़ी सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आई कि अचानक अशोक जी रसोई घर में आए और बोले, बेटी हमारे कमरे में आना, तो लगता है तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। माँ, क्यों, क्या बात है पिताजी? कहते हुए पूजा डरी सहमी उनके कमरे की ओर दौड़ी दौड़ी गई। देखा तो उसकी सासू माँ बिस्तर पर पड़ी हुई दर्द से कराह रही थी और जोर जोर से भगवान का नाम लेती जा रही थी। वह पसीने से भीग चुकी थी। डर के मारे पूजा के हाथ पैर कांपने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, क्योंकि इस मामले में उसे कोई अनुभव नहीं था। दौड़कर सासू माँ का हाथ पकड़ा और बोली, क्या बहुत तकलीफ़ हो रही है माँ? हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। हम अभी आपको अस्पताल लेकर चलते हैं। आप बस भगवान को याद करो। बेटा, अभी के अभी राहुल को फ़ोन करो, वह ऑफिस की गाड़ी से जल्दी आ जाएगा, अशोक जी ने पूजा से कहा। तो पूजा ने तुरंत मोबाइल उठाकर राहुल को फ़ोन लगाया। बेल जाती रही, परंतु राहुल ने फ़ोन नहीं उठाया। ना जाने कितनी बार पूजा ने फ़ोन लगाया, लेकिन दूसरी ओर से कोई जवाब नहीं मिल रहा था। घबराकर पूजा ने साक्षी के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। साक्षी, जल्दी आओ, माँ की हालत बिगड़ गई है। यह बात सुनकर साक्षी बहुत डर गई और पूछा, क्या हुआ भाभी? परंतु पूजा हड़बड़ाहट में कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। बस इतना ही कह पाई कि माँ की तबीयत खराब है,
तुम्हारे भैया को फ़ोन किया था, उठा नहीं रहे हैं। यह सुनते ही साक्षी अपनी माँ के कमरे की ओर दौड़ी। देखा तो पिताजी उनके पैरों के तलवे की मालिश कर रहे थे और पूजा को देखते ही बोले, राहुल ने क्या कहा बिटिया? वह आ रहा है क्या? नहीं पिताजी, वह फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। तभी अशोक जी बिना कुछ कहे जल्दी से अपना कुर्ता पहनकर बाहर निकल रहे थे। कहाँ जा रहे हैं पिताजी? पूजा ने पूछा तो वह बोले, ऑटो रिक्शा ढूंढने जाता हूँ, तुम यहीं अपनी माँ का ख्याल रखो। लेकिन पिताजी, बाहर तो बहुत तेज़ बारिश हो रही है। पर बेटी, मेरे पास कोई और चारा भी तो नहीं है। ऐसा कहते हुए उन्होंने अपनी भीगी आंखें पोंछी और तेजी से बाहर निकल गए। इधर पूजा और साक्षी माँ का ख्याल रखने लगे। पूजा ने देखा कि उसकी सासू माँ जोर जोर से कांप रही थीं। तभी पास में बैठी साक्षी रोने लगी। पूजा ने उसके सिर पर प्यार भरा हाथ रखा तो उसने उसे तुरंत गले से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। भाभी, मैंने अपनी माँ के साथ बहुत गलत व्यवहार किया, परंतु आज मुझे उनकी ये हालत देखकर खुद से ही घृणा हो रही है। माँ की इस हालत की जिम्मेदार केवल मैं हूँ। भाभी, क्या वह हमें माफ़ कर देंगी? बताओ ना, वह पहले ही की तरह स्वस्थ हो जाएंगी ना? तभी पूजा बोली, भगवान सब ठीक करेंगे, तुम केवल उनसे प्रार्थना करो कि वह माँ को जल्दी ही स्वस्थ कर दें। इस समय यशोदा जी ने साक्षी को अपने पास बुलाया। साक्षी एक छोटे बच्चे की तरह उनके पास अपना सिर रखकर रोने लगी। यशोदा जी ने इस हालत में भी उसके सिर पर हाथ रखकर थपथपाया। इधर पूजा अपने पति को फिर से फ़ोन करने लगी, परंतु फ़ोन स्विच ऑफ ही आ रहा था। तभी पूजा को ध्यान आया कि उसका मायका उसके ससुराल से ज़्यादा दूर नहीं था। उसने तुरंत अपने मायके में फ़ोन किया। माँ, भैया कहाँ हैं? मेरी सासू माँ की हालत बहुत ख़राब है। आप भैया को उनकी कार के साथ तुरंत भेज दो, अस्पताल लेकर जाना है। यह बात सुनकर उसकी माँ भी कुछ बेचैन हो गई। फिर कहा, लेकिन तुम्हारा भाई तो आज सुबह ही अपनी कार से शहर से बाहर गया हुआ है। पूजा की यह उम्मीद भी खत्म हो गई। वह तुरंत अपनी सासू माँ के पास दौड़ी। साक्षी बोली, भाभी, माँ की हालत बिगड़ती जा रही है। 10 मिनट में ही अशोक जी वापस लौटे और आते ही कहा, क्या राहुल वापस आ गया? यह सुनते ही पूजा ने अपना सर झुका लिया। नहीं पिताजी, उनका फ़ोन स्विच ऑफ ही आ रहा है। पूजा बेटी, मैं ऑटो लेकर आया हूँ, तुम लोग अपनी माँ को सहारा देते हुए सड़क तक लेकर आओ। सब लोग जैसे तैसे यशोदा जी को ऑटो तक लेकर गए। अशोक जी ऑटो ड्राइवर के पास में ही बैठे थे और वे तीनों ऑटो में पीछे बैठे थे। अशोक जी बार बार यशोदा जी की ओर देखे जा रहे थे। उधर बारिश भी तेज होने लगी थी। आज ना जाने उन्हें ये छोटा सा रास्ता भी कितना लंबा क्यों लग रहा था। करीब 15 मिनट के बाद जब अस्पताल पहुंचे तो उन्हें तुरंत आपत्तिकालीन विभाग में भर्ती करवाया गया। पूजा ने अपने ससुर जी को चिंतित देखते हुए उनका हाथ पकड़कर उन्हें कुर्सी पर बिठाया। उधर साक्षी अपने पिता को गले लगाकर रोने लगी। करीब आधे घंटे के बाद डॉक्टर ने उन्हें बताया कि जल्दी से जल्दी यशोदा जी का ऑपरेशन करना होगा। अगर तुरंत फैसला नहीं लिया गया तो जान को खतरा हो सकता है। यह सुनकर अशोक जी एकदम खामोश होकर कुर्सी पर बैठे ही रह गए। तभी पूजा ने उन्हें संभालते हुए कहा, पिताजी, आप हिम्मत रखिए, मुझे पूरा विश्वास है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी अशोक जी ने अपने आंसू पोंछे और उठ खड़े हुए। ठीक है डॉक्टर साहब, आपको जो उचित लगे आप वह कीजिए, बस मेरी पत्नी की जान बचा लीजिए। डॉक्टर ने केवल इतना ही कहा कि बच्चा प्रीमैच्योर है और हालत क्रिटिकल है, इसलिए हम अभी कुछ नहीं कह सकते, परंतु हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। अशोक जी चुपचाप यह बात सुनते रहे। पूजा अपने ससुर जी को लेकर काउंटर पर गई और सारी औपचारिकताएं पूरी करने लगी। घर से चलने से पहले उसने अपने पर्स में कुछ पैसे भी डाल लिए थे जो यहाँ काम आ गए। यह देखकर अशोक जी ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, बेटी, तुम्हारा मुझ पर इतना कर्ज है जिसे मैं कभी नहीं चुका सकता। तभी पूजा बोली, पिताजी, आप मुझे बेटी भी कहते हैं और दूसरी तरफ अपने आप को मेरा कर्जदार कहकर मुझे बेगाना भी कह रहे हैं।
बस आप अपना हाथ हमारे सर पर इसी तरह बनाए रखें, हमें और कुछ नहीं चाहिए। यह सुनकर अशोक जी की आंखों से आंसुओं की 2 बूंदें उनके गालों पर ढुलक आईं। ऑपरेशन चल रहा था और अभी बाहर इंतज़ार में बैठे थे। राहुल को फिर से फ़ोन लगाने की कोशिश की, परंतु वह अभी तक स्विच ऑफ ही था। करीब 1 घंटे के बाद ऑपरेशन रूम का दरवाज़ा खुला और डॉक्टर बाहर आए। बधाई हो, आपको बेटा हुआ है। पूजा और साक्षी दोनों ने हाथ जोड़कर भगवान को शुक्रिया कहा। लेकिन तभी अशोक जी ने डॉक्टर से पूछा, मेरी पत्नी वहाँ कैसी है? यह बात सुनकर डॉक्टर चुप रह गए। अशोक जी डॉक्टर की चुप्पी से घबरा गए और बोले, कुछ तो बोलिए डॉक्टर साहब। तभी डॉक्टर ने धीरे से कहा कि उनकी हालत अभी भी क्रिटिकल है। इतना कहकर डॉक्टर चला गया। अशोक जी को तो जैसे काटो तो खून नहीं, कप कपाते पैरों से कुर्सी पर धम से आकर बैठ गए। कुछ देर बाद नवजात बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर पूजा उठ खड़ी हुई। तभी नर्स बच्चे को लेकर ऑपरेशन रूम से बाहर आई। पूजा ने तुरंत उसे अपनी गोद में लिया और पल भर में ही बच्चा चुप हो गया। छोटे नन्हे हाथों से उसने पूजा के दुपट्टे को कसकर पकड़ लिया और पूजा उसे देखकर मुस्कुराने लगी। और साक्षी वो बोली, क्या तुम इसे गोद में नहीं लोगी? तभी साक्षी ने कहा, पहले पापा को दिखाओ भाभी। अशोक जी अपने बेटे को देखकर उठ खड़े हुए, उसे बड़े प्यार से देखा और फिर उसे गोद में लेकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। यह देखकर पूजा और साक्षी भी खुद को रोने से रोक नहीं पाईं। लेकिन बच्चा अपने पिता की शरण में आकर चैन की नींद सो गया था। शाम के वक्त जब राहुल घर पहुंचा तो देखा घर पर कोई नहीं था। किसी को ना पाकर उसका दिल अनजाने से डर के कारण कांप रहा था। फ़ोन को चार्जिंग पर लगाकर ऑन किया तो देखकर हैरान था कि पूजा की 10 मिस कॉल थी। जैसे ही फ़ोन लगाकर पूछने लगा, उसी समय उसके पिता अशोक जी का फ़ोन आया। राहुल, जो अभी तक अपने पिताजी से नाराज़गी के कारण बात नहीं कर रहा था, परेशान और चिंतित होते हुए तुरंत बोला, हेलो पिताजी, कहाँ हैं आप सब? माँ तो ठीक है ना? बेटा, हम यहाँ अस्पताल में हैं। तुम्हारी माँ की हालत कुछ ठीक नहीं है। तुम एक काम करो, हमारी अलमारी के लॉकर में तुम्हारी माँ की सारी रिपोर्ट रखी हुई हैं। उन सब रिपोर्ट को लेकर जल्दी यहाँ पहुँचो। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं तुरंत पहुँचता हूँ। राहुल ने जल्दबाजी में माँ पिताजी की अलमारी खोलकर लॉकर का ताला खोला, लेकिन लॉकर में बहुत से कागज़ पड़े हुए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था। हड़बड़ाहट में माँ की रिपोर्ट ढूंढते ढूंढते सारे कागज़ ज़मीन पर बिखर गए। तभी राहुल की नज़र एक कागज़ पर पड़ी, जो शायद उसकी माँ की डायरी का एक पन्ना था। राहुल ने उत्सुकतावश उस कागज़ को उठाया। उस पर जो लिखा हुआ था उसे पढ़कर राहुल की तो जैसी जान ही निकल गई। पन्ने पर लिखा था, कांता हमारे घर की सदस्य थी। न जाने उसकी किस्मत ही इतने दुख क्यों लिखे थे। माँ बाप तो पहले से ही नहीं थे। कुछ महीने पहले ही उसके पति की भी मृत्यु हो गई और आज वह खुद भी ब्लड ट्यूमर की बीमारी से जंग हार गई थी। लेकिन जाने से पहले अपने 4 महीने के नन्हे बेटे को हमारी गोद में डालकर चली गई। कैसे भूल सकती हूँ उसके वो आखिरी शब्द, मालकिन, आज तक आपने मुझ पर बड़े एहसान किए हैं, आज बस एक एहसान और कर दीजिए मुझ पर। अपना बच्चा राहुल मैं आपके हवाले किए जा रही हूँ, इसका ख्याल रखना। भगवान आपका भला करे। मैंने भी उसे वचन दिया था कि हम उसके बच्चे को अपना बच्चा समझकर पालेंगे और उसे यहाँ तक पता नहीं लगने देंगे कि हम उसके माँ बाप नहीं हैं। उस कागज़ को पढ़कर राहुल पसीने से तरबतर हो गया और धम से ज़मीन पर बैठ गया। जिन माँ बाप को आज तक इतनी बातें सुनाता आया था, दरअसल वह दोनों तो मेरे माँ बाप थे ही नहीं। फिर भी उन्होंने इस बात का एहसास तक नहीं होने दिया था मुझे। यह सोच सोचकर राहुल के जैसे जान ही निकली जा रही थी। लेकिन फिर उसे अचानक माँ की हालत और स्थिति की गंभीरता का अंदाज़ा हुआ तो खुद को संभालते हुए जल्दी से रिपोर्ट ढूंढकर अस्पताल के लिए निकला। जैसे ही वह अस्पताल पहुंचा तो सभी डॉक्टर की टीम उसकी माँ का इलाज करने में जुटी हुई थी। अशोक जी बौखलाए हुए उसकी तरफ दौड़ते हुए आए और उसके गले लगाकर रोने लगे।
उसने पिताजी के आंसू पहुँचे। उसी समय राहुल ने देखा एक नर्स दौड़ती हुई आ रही है। उसका दिल घबराने लगा और कँपकँपाती आवाज़ में पूछा, सिस्टर क्या हुआ? माँ की हालत तो ठीक है ना? जी देखिए, शरीर में खून की बहुत ज़्यादा कमी होने के कारण पेशेंट की हालत अभी बहुत क्रिटिकल है। उन्हें चढ़ाने के लिए तुरंत ओ पॉजिटिव ब्लड की आवश्यकता है और अस्पताल में उसका स्टॉक ख़त्म हो चुका है। इस समय राहुल बोला, तो फिर परेशानी वाली क्या बात है? मेरा भी ब्लड ओ ग्रुप पॉजिटिव है। आप जल्दी से मेरा ब्लड लेकर उन्हें चढ़ाने का इंतज़ाम कीजिए। जब राहुल ब्लड डोनेट करने के लिए केबिन से बाहर आया तो पूजा के हाथों में नवजात को देखकर उसका दिल करुणा से भर आया। तभी पूजा ने कहा, क्या इसे उठाएंगे नहीं? राहुल ने नन्हे को अपने हाथों में उठाया और आंसू भरी आंखों से उसे निहारने लगा। कुछ समय उसे लगातार यूं ही देखता रहा। थोड़ी देर बाद जब उन्हें यशोदा जी से मिलने की इजाज़त मिली तो पूजा और राहुल माँ से मिलने के लिए गए। नन्हा राहुल के हाथों में ही था। राहुल को देखते ही यशोदा जी के चेहरे पर एक मुस्कान और तसल्ली के भाव उभर आए, लेकिन राहुल अपनी माँ को देखते ही फूट फूट कर रो पड़ा। आत्मग्लानि भरे स्वर से बोला, माँ मुझे माफ़ कर दीजिए। यशोदा जी ने बड़े प्यार से कहा, बेवकूफ़ लड़के, रो मत, मैं तुम्हें हमेशा हंसते हुए देखना चाहती हूँ। फिर इशारे से राहुल और पूजा को अपने पास बुलाया और उनके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। फिर मुन्ने को चूमा और राहुल से बोली, मेरी वजह से तुमने अपना सम्मान खोया है। तुम्हारा गुस्सा मुझ पर है, लेकिन यह मासूम बच्चा तुम्हारा अपना ही है। इसकी कभी अपेक्षा मत करना। मैं इसे तुम्हारे पास छोड़े जा रही हूँ। इसका ध्यान रखना, लापरवाही मत करना, नहीं तो मुझे शांति नहीं मिलेगी। माँ की यह बात सुनकर राहुल का सीना काँप उठा। पूजा, माँ यह क्या कह रही हैं? वह हमें छोड़कर कहाँ जाएंगी? माँ, इस बच्चे का मैं अपनी जान से भी ज़्यादा ख्याल रखूँगा। आप चिंता मत कीजिए। अभी आपका नहीं, मेरा बेटा है, लेकिन आप हमें छोड़कर जाने की बात नहीं करेंगी, समझी आप? उधर बाहर कुर्सी पर बैठे अशोक जी स्वयं को लाचार महसूस कर रहे थे और साक्षी उन्हें सहारा दे रही थी कि तभी राहुल पागलों की तरह केबिन से दौड़ता हुआ बाहर की ओर भागा। अशोक जी ने उसे पीछे से पुकारा, लेकिन उसने कहीं नहीं सुना। कुछ ही पलों में वह एक डॉक्टर के साथ लौटा। तभी उसके पीछे पीछे गए डॉक्टर ने यशोदा जी को चेक किया और एक गहरी सांस लेते हुए कहा, जी यशोदा जी अब इस दुनिया में नहीं रहीं। राहुल अपनी माँ के पास फर्श पर घुटनों पर बैठ गया। अपनी माँ के दोनों पैरों को हाथों से पकड़कर चूमने लगा और चिल्लाया, माँ मुझे माफ़ कर दो माँ, मैं तुम्हें फिर कभी कोई दुख नहीं पहुँचाऊँगा माँ, तुम इस तरह हमें छोड़कर मत जाओ। दोस्तों, कितनी अजीब बात है ना, जब कोई हमसे बेतहा प्यार करता है तो हम उसके प्यार को समझ नहीं पाते और उसकी अपेक्षा करते हैं, लेकिन जब वही शख्स हमसे दूर चला जाता है तब हम उसके प्यार की गहराई को समझ पाते हैं। अंत में यशोदा जी मौत से ज़रूर हार गई थी, लेकिन उनका प्यार जीत गया था। एक तरफ यशोदा जी के जाने का दुख था तो वहीं दूसरी तरफ घर में नन्हे मेहमान के आने की खुशी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या माँ बाप को किसी भी उम्र में अपने तरीके से जीने का हक है या नहीं? आप अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अब तक आपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। पास में लगी घंटी को दबा दीजिएगा, जिससे हम जब भी कोई नई कहानी डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर मिलेंगे आपसे ऐसी ही किसी कहानी के संग। जय श्री राम दोस्तों।